नमस्कार। जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में कोविड-19 का संक्रमण फैला हुआ है, जिसके कारण भारत में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन है। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में भी लॉकडाउन है और आप सब जानते हैं कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। अतः इसके संक्रमण से बचना ही सबसे अच्छा उपाय है। इसके संक्रमण से बचने के लिए आप प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, घर में रहें, यदि आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें और बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें। दिन में कई बार साबुन से हाथ धुलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ मिलाने से बचें, हाथ बिल्कुल न मिलाएं और आप इस तरह से अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए प्रयास करें। लॉकडाउन के कारण ही हम आप लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसका श्रेय जाता है जनपद के हमारे डीएम महोदया जी सिल्वा कुमारी जी को, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी को, जिनके दिशा निर्देशन में और जिनकी प्रेरणा से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ रहे हैं और लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा प्रयास है कि लॉकडाउन के कारण आपके अध्ययन में बाधा उत्पन्न न हो और आपका अध्ययन लगातार जारी रहे। इसलिए एक बार मैं पुनः अपने जनपद के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं श्याम गोपाल गुप्त, प्रधानाचार्य मूलचंद इंटर कॉलेज सैनपुर परासोली, मुजफ्फरनगर। मैं आज प्रस्तुत हूं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम लोग गद्य खंड से प्रथम पाठ मित्रता पढ़ेंगे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही अच्छा निबंध है। पाठ पढ़ने से पहले आइए हम जान लेते हैं लेखक के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के मूर्धन्य आलोचक, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार और सर्वश्रेष्ठ संपादक में से एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और प्रेरणास्पद निबंध लिखा है इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। किसी कारणवश आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उच्च शिक्षा नहीं हो पाई, लेकिन पढ़ने के प्रति रुचि होने के कारण रामचंद्र शुक्ल ने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपनी रुचि के अनुरूप ही इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में कला के अध्यापक के पद पर काम करना प्रारंभ किया। लेकिन चूंकि इनकी पढ़ने लिखने की रुचि थी, लगातार पत्र पत्रिकाओं में लिख रहे थे, धीरे धीरे प्रसिद्धि हुई और
आगे चलकर बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक पद पर कार्यरत हुए। वहां उस समय श्याम सुंदर दास जी विभागाध्यक्ष थे। उनके सेवानिवृत्त हो जाने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष पद को सुशोभित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वहीं रहते हिंदी शब्द सागर का संपादन किया और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की एक रूपरेखा तैयार की और जो आगे चलकर हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत हुई और जो इतिहास लेखन की परंपरा में मील का पत्थर साबित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। साथ ही ये लगातार हिंदी के लिए काम करते रहे और इस महान रचनाकार की मृत्यु 1941 में हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया उसके लिए सदैव ही हिंदी साहित्य आपका ऋणी रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख कृतियां निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, जिसमें इनके साहित्य से संबंधित निबंध हैं, साथ ही मनोविकार से संबंधित निबंध भी इसी चिंतामणि नामक पुस्तक में ही है। इस दूसरा निबंध संग्रह है विचार वीथी। इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बिल्कुल नए ढंग से साहित्य की प्रवृत्तियों के आधार पर उनका काल विभाजन किया और पहली बार किसी ने व्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आलोचना की पुस्तकें हैं इनकी सूरदास पर, रसमीमांसा और त्रिवेणी। त्रिवेणी में इन्होंने 3 कवियों के बारे में विशेष रूप से लिखा, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। आपने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन भी किया। इसके अतिरिक्त 11 वर्ष का समय एक कहानी है। बहुत से आलोचक इसको हिंदी साहित्य की पहली कहानी भी मानते हैं। अभिमन्युवध काव्यकृति है। बुद्ध चरित भी इनका काव्य ग्रंथ ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित खड़ी बोली है। आप अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आपके निबंध हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधों में से एक है। अब हम बात करते हैं हिंदी गद्य के प्रथम पाठ निबंध मित्रता की, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप व्याख्यान समाप्त होने के बाद जब भी आप पाठ पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से पाठ समझ जाएंगे। हम इस पाठ में मुख्य रूप से क्या बातें जानेंगे? जीवन में मित्र का महत्व, अच्छे मित्र की पहचान, जीवन में संगति का प्रभाव और बुरी संगत से बचने का उपाय। लेखक प्रारंभ में ही आपको यह बताता है कि आपकी जो उम्र है वह अभी अपरिपक्व है, उतनी समझदारी नहीं होती और यह निबंध मुख्य रूप से हाई स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ही लिखा गया है।
आप जैसे ही घर परिवार छोड़कर नए विद्यालय में आते हैं या बड़े विद्यालय में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो आपको मित्र बनाने की एक होड़ सी लगती है। कोई भी थोड़ा सा बातचीत करने वाला मिला, ले गया, नाश्ता करा दिया, 2-4 दिन बात हुई क्या कि आप उसको अपना मित्र समझने लगते हैं। उसके बारे में आप थोड़ा सा भी जानने की कोशिश नहीं करते और आपको लगने लगता है कि यही हमारा पक्का मित्र है, जबकि ऐसा नहीं है। मित्रता या मित्र शब्द इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। यूं ही किसी को अपना मित्र नहीं बना लेना चाहिए। लेखक समझाता है कि कोई व्यक्ति अगर एक वस्तु भी खरीदता है तो उसकी कितनी जांच परख करता है, लेकिन मित्र बनाते समय वो इस बात का ध्यान ही नहीं देता, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको बहुत ही सोच समझकर अपने मित्र का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि एक मित्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन के एक औषधि है। अगर आपको विश्वास पात्र मित्र मिल गया तो समझ लीजिए कोई औषधि मिल गई। जिस तरह से औषधि हमारे रोगों को दूर करती है और हमको स्वस्थ बनाती है, उसी तरह एक विश्वास पात्र मित्र आपको सही रास्ते पर ले जाता है, सही कार्यों के लिए प्रेरित करता है और हमको गलत मार्ग से बचाता है, हमको बुराइयों से बचाता है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने मित्र को औषधि के समान बताया है। और मित्र होता भी है, यदि विश्वास पात्र मित्र हुआ तो निश्चित रूप से वो औषधि की तरह ही कार्य करता है। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे समान होगा, हमारी अभिरुचि का होगा, वही हमारा मित्र होता है। और ज्यादातर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जिसकी पढ़ने में रुचि है तो दोनों मित्र हो गए। दो खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने का शौक है दोनों को, तो वो दोनों आपस में मित्र हो जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं है। बहुत बार अलग अलग स्वभाव वालों की मित्रता होती है और उनकी मित्रता खूब निभती भी है। और इसके बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे राम और लक्ष्मण 2 भाई भी थे, लेकिन वो मित्र भी थे। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। आप देखिए, दोनों का स्वभाव बहुत फर्क है। राम और सुग्रीव की मित्रता देखिए, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता देखिए। इन 2 मित्रताओं में काफी अंतर है। इनका स्वभाव, इनका गुण काफी अलग अलग है। दुर्योधन एक तरफ जहां सुई के नोक भी जमीन देने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ महादानी कर्ण, लेकिन दोनों आपस में मित्र थे। तो यह जरूरी नहीं है कि हम एक स्वभाव के हों तभी हमारी मित्रता हो। अलग अलग स्वभाव के होने से भी हमारी मित्रता होती है, और बहुत बार तो हमारे लिए अच्छा ही होता है। एक अगर बलशाली व्यक्ति है और उसकी मित्रता किसी निर्बल व्यक्ति से हो जाती है तो उसकी मदद करेगा वो। एक लड़का पढ़ने में तेज है, दूसरा खेल कूद में रुचि रखने वाला है, दोनों मित्रता हो जाएगी तो दोनों का संतुलन बना रहेगा। तो बहुत बार अलग अलग स्वभाव वालों की भी मित्रता होती है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्वभाव अलग होने से। लेकिन एक सच्चा मित्र हमारे लिए पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करता है, रास्ता दिखाने वाला होता है। विपत्ति में, समस्याओं में वो हमारे साथ खड़ा होता है। आवश्यकता पड़ने पर वो हमारे भाई की तरह कार्य करता है। उसके अंदर मां की ममता होती है। तो यदि सच्चा मित्र मिल जाए तो समझिए खजाना मिल गया। हमारे साहित्य में भी कहा गया है
पापान निवारति योजते हिताय, जो पाप से बचाए और हमें अच्छे कार्यों में लगाए, जो हमारे समक्ष हमारी प्रशंसा ना करे, दूसरे के समक्ष प्रशंसा करे और हमारे अवगुणों को बताए, वह सही मित्र है। अपनी प्रशंसा करने वाले मित्रों से बचना चाहिए हमेशा। ऐसे लोग मित्र नहीं होते। वो आपके सामने आपकी प्रशंसा करेगा और दूसरे के सामने बुराई करेगा। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो आपके सामने आपकी बुराई कर सके, आपकी गलतियों को बता सके, लेकिन वो आपको उत्साहित भी करे। ऐसा नहीं है कि हमेशा बुराई ही करता लगा रहे। अच्छे कार्यों के प्रति आपका उत्साह बढ़ाए और आपको अपने सामर्थ्य से भी अधिक काम कर ले जाए। कहा जाता है ललकारे बलदून। तो अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं कुछ, तो वो आपको प्रोत्साहित करे, आपकी मदद करे और आप अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। एक सच्चा मित्र किसी भी संकट की घड़ी में साथ नहीं छोड़ता। कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए जो विपत्ति के समय आपका साथ छोड़ दे। सच्चे मित्र की भी पहचान, परख विपत्ति पड़ने पर ही होती है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखी उचारी। हमारे धैर्य, हमारे मित्र, हमारी पत्नी, धीरज और हमारे धर्म, इनकी सही परीक्षा, इनकी वास्तविक पहचान विपत्ति काल में होती है। इसलिए आप पहचानिए एक अच्छे मित्र को, एक सच्चे मित्र को, एक विश्वास पात्र मित्र को पहचानिए और खुद एक अच्छा मित्र बनने का प्रयास करिए। आप जिसके मित्र रहें उसको सही मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करें, गलत कार्यों से बताएं, अच्छे कार्य के लिए उसको प्रोत्साहित करें और लगातार आप दोनों विकास करेंगे। अपने सफलता की ओर लगातार आप आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से, अगर सही मित्रता कर लिए तो। आगे रामचंद्र शुक्ल जी यह कहते हैं कि चूंकि एक बालक बहुत अधिक समय अपना मित्रों में बिताता है, मित्रों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मित्रों का प्रभाव पड़ता है, सीधी सी बात, इस बात को आप मानेंगे कि एक मित्र का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा मित्र मिल गया तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बुरा मित्र मिल गया तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिसकी आप संगति में रहेंगे उसका तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही। और संगति का प्रभाव बहुत पड़ता है हमारे जीवन पर। अगर अच्छी संगति है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बुरी संगति है तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। स्वाति की बूंद के बारे में कहावत है कि स्वाति की बूंद अगर केले पर पड़े, बूंद वही है लेकिन अगर वह केले पर पड़े तो कपूर बन जाती है, अगर वह सर्प के मुख में पड़े तो विष बन जाती है, और वही बूंद अगर समुद्र में पड़े तो वह समुद्र के जो सीप में पड़े तो वह मोती बन जाती है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल तीन। जिस तरह से एक बीज में पौधे बनने की सामर्थ्य होता है, अगर उसको सही संगति मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, पानी मिल जाए, हवा मिले, धूप मिले, सही से उसका सामंजस्य मिल जाए तो वही छोटा सा बीज पौधा बन सकता है।
और अगर उसको सही संगति न मिले तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, संगति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बिन सत्संग विवेक न होई। अच्छी संगत करिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए। क्योंकि बुराई हमारे अंदर अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी चीजें बहुत जल्दी हम सीख जाते हैं, अच्छी चीजें जल्दी नहीं सीख पाते। अच्छाई हमको सीखनी पड़ती है, अच्छाई के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, अच्छी आदतों को डालना पड़ता है और बुरी आदतें अपने आप पड़ जाती हैं। सफाई करनी पड़ती है, गंदगी अपने आप हो जाती है। इसलिए अच्छी संगत बनाइए, अपनी अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छे मित्र बनाइए, अच्छे मित्रों की संगत में रहिए। बुराई और बुरे लोग की संगत लगातार आपको आपके विनाश के मार्ग की तरफ ले जाएगी, गड्ढे में गिराने वाली होती है। और अच्छी संगत उस बाहु के समान होती है जो आपको गड्ढे से भी निकाल सकती है। जो बुरी संगति के लोग होते हैं, बुरे लोगों की जो संगति करते हैं, उनके लिए दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है। उनके लिए न तो कोई महान साहित्यकार हुआ, न तो कोई महान कवि हुआ, न तो कोई महान वैज्ञानिक हुआ। वो अपने में ही मस्त है, बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उनके लिए न तो फूलों में सुगंध है, न तो नदियों में कलरव है, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। वो बस अपना धुआं उड़ाते, बस उसी में उनको आनंद है और उसी में उनको ब्रह्मानंद है। तो ऐसे लोगों की संगत से बचिए। रामचंद्र शुक्ल जी इसमें एक दो कहानी सुनाते हैं। एक बादशाह की कहानी सुनाते हैं, जो कहते हैं कि वो अपने पिता से, राजकुमार था जो राजा का, मकदूनिया के बादशाह, तो अपने पिता से बहाना बनाकर अपने मित्रों के साथ गपशप, जुआ, शराब, सिगरेट इसी में लगा रहता था। अब बहाना बनाता था किसका? बीमारी का। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा चलो देख ही लेते हैं बीमार है कि नहीं है, और वो अपने बेटे से मिलने के लिए चल देते हैं। किसी तरह से उनके बेटे को पता चल जाता है कि पिताजी आ रहे हैं, तो वो जल्दी से अपने मित्रों को वहां से जाने के लिए कहता है। और संयोग बस उसके मित्र बाहर निकल रहे थे, तभी उसके पिताजी वहां पहुंचने वाले थे। वे उनको नीचे मिले। कमरे में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, उनका बेटा खड़ा होता है और देखते हैं कि बेटा तो सही है, वो तो बीमार जैसा लग ही नहीं रहा। उनका लड़का कहता है कि पिताजी, बीमारी ने मुझे अभी छोड़ा। तो उसके पिताजी कहते हैं हाँ, वो मुझको नीचे मिला था। तो ऐसे बुरे व्यक्ति बीमारी की तरह होते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी उसके लिए शुक्ल देते हैं कि कुसंग का ज्वर भयानक होता है। ऐसे लोगों की संगति, बुरे लोगों की संगति बहुत भयानक होती है। जो आपके अंदर अच्छाई है वो उसका भी विनाश कर देगी धीरे धीरे। बुराई में तो ले ही जाएगी, लेकिन आपकी अच्छाइयां भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी अगर बुरे लोगों की संगत मिल गई तो। फिर आप कहेंगे कि बुराई से बचने का क्या उपाय है? बुराई में मत पड़िए, यही उसका बचने का उपाय है कि आप ऐसी लोगों की, बुरे लोगों की संगत से बचिए। ये बहुत भयंकर बीमारी है। अगर संगति लग गई तो फिर लग गई। जो बुराई आपको लग रही है अभी, जब आप उसी की संगत में पड़ जाएंगे तो आपको उसमें कोई बुराई नजर नहीं आएगी। आपको लगेगा कि इसमें कौन सी बुराई है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य जब एक बार अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पर पैर रख रहा है। बुराई में अगर हम एक बार फंस जाएंगे तो फिर चलते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। तो बचने का उपाय यही है कि आप बुरे लोगों की संगत से बचिए।
आप यह मत सोचिए कि नहीं मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप यदि बुराई की संगत में जाएंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। निश्चित रूप से कितना भी सयाना, कितना भी समझदार व्यक्ति जाएगा बुराई में, बुरे लोगों की संगत में जाएगा, मान लो कोई काजल की कोठरी है और उसमें कितना भी सयाना व्यक्ति जाए, कितना भी समझदार व्यक्ति जाए, कहीं न कहीं उसको कालिख लग ही जाएगी। तो इसलिए महत्वपूर्ण यही है कि हम बुराई की संग से बचें, बुरे लोगों की संगत से बचें। तो कुल मिलाकर पूरे निबंध में ये महत्वपूर्ण बातें हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझते हुए, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए निबंध पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी बातों का पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।